आपका बेटा आबादी के इस 2.5% हिस्से में शामिल है जो 150 से ज़्यादा का आईक्यू लेवल रखते हैं। इस आईक्यू लेवल के साथ जो कुछ कर रहा है वो गैर मामूली सी मगर गैर मुतवक्का नहीं है। इस गैर मुल्की स्कूल में सालार को जाते हुए अभी सिर्फ एक हफ्ता हुआ था जब सिकंदर उस्मान और इनकी बीवी को वहाँ बुलवाया गया था। स्कूल के साइकोलॉजिस्ट ने उन्हें सालार सिकंदर के मुख्तलिफ आईक्यू टेस्ट के बारे में बताया था जिसमें इसकी परफॉर्मेंस ने इसके टीचर्स और साइकोलॉजिस्ट को हैरान कर दिया था। इस स्कूल में वो 150 का आईक्यू लेवल वाला पहला और वाहिद बच्चा था और चंद ही दिनों में वहाँ से सबकी तवज्जो का मरकज़ बन गया था। सिकंदर उस्मान और इनकी बीवी से मुलाकात के दौरान साइकोलॉजिस्ट को इसके बचपन के बारे में कुछ और खोज लगाने का मौका मिला। वो काफ़ी दिलचस्पी से सालार के केस स्टडी कर रहा था और दिलचस्पी की नीयत प्रोफेशनल नहीं जाती थी। अपने करियर में पहली बार इस आईक्यू के बच्चे का सामना कर रहा था। सिकंदर उस्मान को आज भी वो दिन अच्छी तरह याद था। सालार इस वक्त सिर्फ 2 साल का था। गैर मामूली तौर पर वो इस उम्र में एक आम बच्चे की निस्बत ज़्यादा साफ लहजे में बातें करता था और बातों की नीयत ऐसी होती थी कि वो और इनकी बीवी अक्सर हैरान होते। एक दिन जब वो अपने भाई से फ़ोन पर बात करने के लिए फ़ोन कर रहे थे तो सालार इनके पास खड़ा था। वो इस वक्त टीवी लॉन्च में बैठे थे और फ़ोन पर बातें करने के साथ साथ टीवी भी देख रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने फ़ोन रख दिया। रिसीवर रखने के बाद उन्होंने सालार को फ़ोन का रिसीवर उठाते हुए देखा। हेलो अंकल, मैं सालार हूँ, कह रहा था। उन्होंने चौंक कर इसे देखा। वो इत्मीनान से रिसीवर कान से लगाए किसी से बातों में मसरूफ़ था। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? सिकंदर ने हैरत से इसे देखा। पहले इनके जहन में यही आया कि वो झूठ मूठ फ़ोन पर बातें कर रहा है। पापा मेरे पास बैठे टीवी देख रहे हैं। नहीं, उन्होंने नहीं किया, मैंने खुद किया है। इसके अगले जुमले पर चौंकी। सालार किससे बातें कर रहे हो? सिकंदर ने पूछा। अंकल शाहनवाज से, सालार ने सिकंदर को जवाब दिया। उन्होंने हाथ बढ़ाकर रिसीवर से ले लिया। इनका ख्याल था कि इसने गलती से कोई नंबर मिला लिया होगा या फिर लास्ट नंबर को रीडायल कर दिया होगा। उन्होंने कान से रिसीवर लगाया। दूसरी तरफ इनके भाई थे। इस सालार ने नंबर डायल किया। उन्होंने माजरत करते हुए अपने भाई से कहा। सालार ने कैसे डायल किया? वो तो बहुत छोटा है। इनके भाई ने दूसरी तरफ कुछ हैरानी से पूछा। मेरा ख्याल इसने आपका नंबर रीडायल कर दिया। इत्तेफाक से हाथ लग गया होगा। हाथ मार रहा था सीट पर। उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया, रिसीवर नीचे रख दिया। सालार जो खामोशी के साथ इनकी गुफ्तगू सुनने में मसरूफ़ था, रिसीवर नीचे रखते इसने एक बार फिर रिसीवर उठा लिया। इस बार सिकंदर उस्मान इसे देखने लगे। वो बिल्कुल किसी मैच्योर आदमी की तरह एक बार फिर शाहनवाज का नंबर डायल कर रहा था और बड़ी रवानी के साथ। एक लम्हा के लिए दम खुद रह गए थे। 2 साल के बच्चे से उन्हें ये तवक्का नहीं थी। उन्होंने हाथ बढ़ाकर क्रेडल दबा दिया। सालार, तुम्हें शाहनवाज का नंबर मालूम है? उन्होंने हैरानी के झटके से संभलते हुए कहा। हाँ, बड़े इत्मीनान से जवाब दिया गया। क्या नंबर है? इसने भी रवानी के साथ वो नंबर दोहरा दिया। वो इसका चेहरा देखने लगे। उन्हें अंदाज़ा नहीं था वो गिनती के आदाद से वाकिफ़ होगा और फिर वो नंबर। तुम्हें ये नंबर किसने सिखाया? मैंने खुद सीखा है। कैसे? अबे आपने मिलाया था। सालार ने इनको देखते हुए कहा। तुम्हें गिनती आती है? हाँ। कहाँ तक? 100 तक। सुनाओ। वो मशीन की तरह शुरू होगा। एक ही सांस में इसने उन्हें 100 तक गिनती सुना दी। सिकंदर उस्मान के पेट में बल पड़ने लगे। अच्छा, मैं एक और नंबर डायल करता हूँ, मेरे बाद तुम इसे डायल करना। उन्होंने रिसीवर से लेते हुए कहा। अच्छा। सालार को यह सब एक दिलचस्प खेल की तरह लगा। सिकंदर उस्मान एक नंबर मिलाया और फिर फ़ोन बंद कर दिया। सालार ने फ़ौरन रिसीवर से पकड़कर उन्हीं की रवानी के साथ वो नंबर मिलाया। सिकंदर उस्मान का सर घूमने लगा। वो वाकई वही नंबर था जो उन्होंने मिलाया था। उन्होंने एक के बाद दीगर कई नंबर मिलाया। फिर सालार से वही नंबर मिलाने के लिए कहा। वो कोई गलती किए बगैर वही नंबर मिलाता रहा। वो यकीनन फोटोग्राफ मेमोरी रखता था। उन्होंने अपनी बीवी को बुलाया। मैंने इसे गिनती नहीं सिखाई, मैंने तो बस कुछ दिन पहले इसे चंद किताबें ला कर दी थी और कल एक बार ऐसे इसके सामने 100 तक गिनती पड़ी थी। उन्होंने सिकंदर उस्मान के इस्तिफसार पर कहा। सिकंदर उस्मान ने सालार को एक बार फिर गिनती सुनाने के लिए कहा। वो सुनाता गया। उनकी बीवी हक्का बक्का इसे देखती रही। दोनों मियाँ बीवी को अंदाज़ा हो गया था कि इनका बच्चा ज़हनी एतबार से गैर मामूली सलाहियतें रखता है और यही वजह थी कि इन दोनों ने अपनी बाकी बच्चों की निस्बत इसे जल्दी स्कूल में दाखिल करवा दिया था। स्कूल में भी वो अपनी गैर मामूली सलाहियतों की वजह से बहुत जल्दी दूसरों की नज़रों में आ गया था। इस बच्चे को आपकी ख़ास तवज्जो की ज़रूरत है। आम बच्चों की निस्बत ऐसे बच्चे ज़्यादा हसास होते हैं। अगर आप इसकी अच्छी तरबियत करने में कामयाब हो गए तो ये बच्चा आपके और आपके ख़ानदान के लिए एक सरमाया होगा। न सिर्फ ख़ानदान के लिए बल्कि आपके मुल्क के लिए भी। सिकंदर उस्मान और इनकी बीवी इस गैर मुल्की साइकोलॉजिस्ट की बातें बड़े फ़ख्रिया अंदाज में सुनते रही। आप
अपने दूसरे बच्चों के मुकाबले में उस सालार को ज़्यादा अहमियत देने लगी थी। इनकी सबसे चहेती औलाद था और उन्हें इसकी कामयाबियों पर फ़ख्र था। स्कूल में एक टर्म के बाद इसे अगली क्लास में प्रमोट कर दिया गया और दूसरी टर्म के बाद इसे अगली क्लास में। और इस वक्त पहली बार सिकंदर उस्मान को तशवीश होने लगी। वो नहीं चाहते थे सालार 8 साल की उम्र में जूनियर या सीनियर कैमरेज कर लेता, मगर जिस रफ्तार से एक क्लास से दूसरी क्लास में जा रहा था यही होना था। मैं चाहता हूँ अब मेरे बेटे को पूरे 1 साल के बाद ही अगली क्लास में प्रमोशन दे। मैं नहीं चाहता वो इतनी जल्दी अब नॉर्मल तरीके से अपना एकेडमिक करियर ख़त्म कर ले। अब इसके सब्जेक्ट्स और एक्टिविटीज़ बढ़ा दे, मगर इसे नॉर्मल तरीके से ही प्रमोट करें। इनके इसरार पर सालार को दोबारा 1 साल के अंदर डबल या ट्रिपल प्रमोशन नहीं दिया गया। इसके टैलेंट को स्पोर्ट्स और दूसरी चीज़ों के ज़रिए चैलेंजेस किया जाने लगा। शतरंज, टेनिस, गोल्फ और म्यूज़िक, वो 4 शोबे थे जिनमें इसे सबसे ज़्यादा दिलचस्पी थी। मगर इसका ये मतलब नहीं था कि वो खुद को सिर्फ इन चारों चीज़ों तक ही महदूद रखता था। स्कूल में होने वाले तकरीबन हर गेम में शरीक होता था। अगर किसी में शरीक नहीं होता था तो इसकी वजह सिर्फ ये होती थी कि वो गेम या स्पोर्ट इसे ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं लगता था। जवेरिया, प्रोफेसर इम्तिनान के लेक्चर्स के नोट्स मुझे देना। इमामा ने जवेरिया को मुखातिब किया जो एक किताब खोली बैठी हुई थी। जवेरिया ने हाथ बढ़ाकर अपनी एक नोटबुक इसे थमा दी। इमामा नोटबुक खोलकर सफ़े पलटने लगी। जवेरिया एक बार फिर किताब के मुताले में मसरूफ़ हो गई। कुछ देर बाद अचानक इसे जैसे एक ख्याल आया था। इसने मुड़कर अपने बिस्तर पर बैठी हुई इमामा को देखा। तुमने लेक्चर नोट करना क्यों बंद कर दिया? इसने इमामा को मुखातिब किया। इमामा ने नोटबुक से नज़रें उठाकर इसे देखा। मुझे कुछ समझ में आए तो मैं नोट करूं। क्या मतलब? तुम्हें प्रोफेसर इम्तिनान का लेक्चर भी समझ में नहीं आता? जवेरिया को जैसे हैरत हुई। इतना अच्छा तो पढ़ाते हैं। मैंने कब कहा कि बुरा पढ़ाते हैं? बस मुझे। इसने कुछ उलझे हुए लहजे में बात अधूरी छोड़ दी। वो एक बार फिर हाथ में पकड़ी नोटबुक को देख रही थी। जवेरिया ने गौर से इसे देखा। तुम आजकल कुछ गायब दिमाग नहीं होती जा रही? डिस्टर्ब हो किस वजह से? जवेरिया ने अपने सामने रखी किताब बंद करते बड़े हमदर्दाना लहजे में कहा। डिस्टर्ब बड़बड़ाई नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारी आंखों के गिर्द हल्के भी पड़े हुए हैं। कल रात का शायद 3:30 का वक्त था जब मेरी आंख खुली और तुम इस वक्त भी जाग रही थी। मैं पढ़ रही थी, इसने मुदाफियाना लहजे में कहा। नहीं, सिर्फ किताब अपने सामने रखी बैठी हुई थी, मगर किताब पर नजर नहीं थी तुम्हारी। जवेरिया ने इसका असर रद्द करते हुए कहा। तुम्हें कोई मसला तो नहीं है? क्या मसला हो सकता है मुझे? फिर तुम इतनी चुप क्यों रहने लगी हो? जवेरिया इसकी टाल मटोल से मुतासिर हुए बगैर बोली। नहीं, मैं क्यों चुप रहूँगी? इमामा ने मुस्कुराने की कोशिश की। मैं तो पहले ही की तरह बोलती हूँ। सिर्फ मैं ही नहीं, बाकी सभी तुम्हारी परेशानी को महसूस कर रहे हैं। जवेरिया संजीदगी से बोली। कोई बात नहीं, सिर्फ स्टडीज़ की टेंशन है मुझे। मैं यकीन नहीं कर सकती, हम भी तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें हमसे ज़्यादा टेंशन तो नहीं हो सकती। जवेरिया ने सिर हिलाते हुए कहा। इमामा ने गहरा सांस लिया और अफसर हो रही थी। तुम्हारे घर में तो खैरियत है ना? हाँ, बिल्कुल खैरियत है। अजद के साथ तो कोई झगड़ा नहीं हुआ? अजद के साथ झगड़ा क्यों होगा? इमामा ने इसी के अंदाज में पूछा। फिर भी इख्तलाफात एक बहुत ही। जवेरिया के बाद इसने दरमियान में ही काट दी। जब कह रही हूँ कि कोई मसला नहीं है तो तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा? इतने सालों से कौन सी बात है जो मैंने तुमसे शेयर नहीं की या जो तुम्हें पता नहीं है? फिर भी तुम इस तरह मुझे मुजरिम समझकर तफ्तीश क्यों कर रही हो? अब खफा हो रही थी। जवेरिया गड़बड़ा गई। यकीन क्यों नहीं करूँगी? मैं सिर्फ इसलिए इसरार कर रही थी कि शायद तुम मुझे इसलिए अपना मसला नहीं बता रहे कि मैं परेशान ना हूँ, और तो कोई बात नहीं। जवेरिया कुछ नादिम से होकर इसके पास से उठकर वापस अपने स्टडी टेबल के सामने जा बैठी। इसने एक बार फिर वो किताब खोल ली जिससे पहले पढ़ रही थी। काफ़ी देर तक किताब पढ़ते रहने के बाद इसने एक जमाई ली और गर्दन मोड़कर लाशवरी तौर पर इमामा को देखा। वो दीवार से टेक लगाई इसकी नोटबुक खोले बैठी थी, मगर इसकी नज़रें नोटबुक पर नहीं थी। वो सामने वाली दीवार पर नजरें जमाए बैठी थी।